शुक्रिया जी। जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बजट का मौसम है, यकीनन उसके ऊपर भी हमने तैयारी की है। पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूँ कि वज़ीर ख़जाना साहब से कि आपने ग्रेड 1 से लेके 16 तक आपने 30% बढ़ाया हेडॉक का। इसका ज़रा उर्दू में तर्जुमा क्या है हेडॉक का? क्या कल परसों तक है या 12 अगस्त तक है? और शुरफा का 17 ग्रेड से लेके 22 तक 30%, नीचे वाला 35%, ये 30%। और अगर आप ले ले, अगर 22 ग्रेड वालों को ले ले तो उनके तनख्वाह में 5 लाख से ज़्यादा फ़र्क आता है, और लोअर ग्रेड के लिए 4,750 रुपए। तो आप फ़र्क तो देख ले कि आप जो फ़र्क आप कह रहे हैं मैंने 30% या 35% बनाई, ये भी सलाम है मेरे कायद को, आसिफ अली जरदारी को, जिन्होंने यहां पे बैठ के आपके ऊपर जोर दे के ये कहा गया है कि आपने तनख्वाहदार मुलाजमीन के तनख्वाहें बढ़ानी है। फिर क्या बढ़ाया आपने? पेंशनर की आपने 17%। आप मुझे बता दो, जो 8,000 10,000 पेंशन मिलता है उसके ऊपर 17% बनता क्या है आपने बढ़ाया। और फिर अगर मैं बात करूं बेनजीर इनकम सपोर्ट का, आपने 360 बिलियन से 450 बिलियन कर दिए। 90 लाख खानदान उससे मुस्तफीद होते हैं, और पैसा क्या रखा है? 3,000 4,000। एक था वो फ्राडिया जो आया था पिछले दौर में, जिसने 3 किस्तें जमा करके जो ड्यू थे एक किस्त डाल के 12,000 रुपए दिए, और उसके बाद वो भी सैलाब दुनिया भर से जो पैसे कोरोना के नाम पे बटोरे, और उसके बाद टक्कर नहीं मिला लोगों को। और फिर जब सिंध के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर सैलाब की सूरत में, जहां बलूचिस्तान डूब गया, जहां 90% सिंध डूब गया, जहां पुख्तनख्वा के कुछ हिस्से, जहां जनूबी पंजाब के कुछ हिस्से वहां डूब गया, तो मेरे वजीर आजम साहब ने 15 बिलियन के वादे किए। उस 15 बिलियन में 1 टक्का नहीं मिला सिंध को। कहते हैं इसाक डार साहब हमने 100 बिलियन दिए। मोहतरम वजीर खजाना साहब, 100 बिलियन जो आपने दिया उसमें 90% तो बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो ड्यू पैसे थे, जो कि बेयार और मदगार पानी के अंदर जो लोग डूबे होते हैं उनको मिले। आपके 15 अरब किधर गए? 15 बिलियन जो आपने देने थे वो कहां गया? वो तो पूरे नहीं हो सके। मैं दाद देता हूं मेरे आशम नोतीज़ई को, स्टेट मिनिस्टर पावर को, जो मेरा आबाई इलाका जो बलूचिस्तान से ताल्लुक है, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की है। बलूचिस्तान कुछ लाख से लेके कोयटा ख्वाजदार से लेके कराची तक 3 वजीर आजम ने उनका इफ्तिताह किया। सदके जाओ, मुझे लग रहा है अगले 15 साल में भी हम उसी सिंगल रोड पे उसी तरह लोग रोज मरते रहेंगे, एक्सीडेंट करते रहेंगे, बनेगा नहीं रोड। माजी की बात करो, यहां लाहौर का रोड अगर 1.5 साल में बनता था तो 8 महीने में बन गया, अगर 2 साल में बनता था तो 1 साल में बन गया। तो ये बलूचिस्तान का रोड क्यों नहीं बनना जा रहा है? एक भी मोटरवे पूरे बलूचिस्तान में नहीं है। और अगर मैं पंजाब की बात करूं, मैं तासुब वाली बात करूं, पंजाब की भी भाई मेरे भाई है, मगर मुझे एक बताओ, गैस मेरे सूबे से निकल रहा है सिंध से, गैस मेरे सूबे से निकल रहा है बलूचिस्तान से, मगर बलूचिस्तान को कख नहीं मिल रहा है। जो पावर वो प्लांट था गैस का, उन्होंने टेंडर हो गया, पैसे हो गए, मेरे गांव में मुफ्त जमीन दी है, उसको खत्म कर दिया गया। क्यों? 89% गैस प्रोड्यूस हो रहा है सिंध से। आज भी मेरे हल्के NA 249 बल्जियम में 1 महीने से गैस नहीं है। आज भी लोग रोडों पे निकले हुए। तो मैं क्या बताऊं लोगों को कि आप बेरोजगारी के हवाले से, बिजली है ही नहीं है, पानी है ही नहीं है, गैस है ही नहीं है, तो क्या हम लेके जाएंगे आवाम के पास कि हम ये बजट ले गए? लोगों को क्या पता ये आदाद शुमार का, IMF का? लोगों को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, लोगों को तो रोजगार चाहिए। लोग जो दिन भर मजदूरी करते हैं, रात को घर में सुकून की नींद सोने के लिए, जो कि नहीं सोने देता है बिजली, और सुबह जो हमारी माए बहनें जो रोटी और चाय बच्चों के लिए वो बनाती है, वो जाके लकड़ी इस्तेमाल करती है पाकिस्तान, एटमी पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन शहर कराची की। हम बजट की बातें कर रहे हैं। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि इफ्तिताह एक मरतबा नहीं कई मरतबा हो गए। K4 मंसूबा कराची के लिए 128 अरब रुपए मुख्तस किए गए।
बजट में ऐलान 17 अरब हो गए और अब पता चला कि 17 अरब से भी 15 अरब कर दिया है। तो वज़ीर आज़म साहब से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने किस चीज़ का इफ्तिताह किया है? ये 15 अरब तो मेरे चेयरमैन वैसे ही दे सकता था सिंध से। वफाक का जो हिस्सा है वो तो दिया ही नहीं, ना इमरान खान की हुकूमत ने दिया, ना मौजूदा हुकूमत ने दिया। और फिर मेरे हल्के ने 249 बल्दिया टाउन का और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अलका लियारी का, जहां के 5 मंसूबा बनना था, जहां मुझे बताया गया कि 50 अरब रुपए का मंसूबा है, एक कोड़ी पुट्टी ने रखे उसके लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हल्का सिर्फ मेरे नहीं है, वजीर आजम साहब का भी हल्का है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब का भी हल्का है। लोग सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं आपके तौसत से लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जाए पूछे। इस हल्के में और भी कैंडिडेट है, इस हल्के में और भी लोग हैं। 2018 के इलेक्शन हुआ, हमने बड़े वादे किए। 2021 का इलेक्शन हुआ, हमने बड़े वादे किए। और आर्टिकल 95 के तहत एक कठपुतली हुकूमत को हमने चलता कर दिया, हमने बड़े वादे किए। आज उस वादों के सामने कौन रुकावट है? मैं अपनी जाती हिस्से से कहना चाह रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं 1 साल से अपने मध्य मुकाबिल कैंडिडेट वजीर आजम साहब से मुलाकात के लिए तरस रहा हूं, मुलाकात नहीं कर रहा है। मैंने कोई नौकरी नहीं मांगनी है, मैंने उसे कोई मरात नहीं मांगने हैं, मैंने उनके और अपने इलाके के लिए गैस की, पानी की, बिजली की बातें करनी है, मगर टाइम नहीं दे रहे। आए दिन MNA साहिबान मिल रहे, पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे, पता नहीं ऐसी क्या गुस्ताखी मुझसे हुई है कि वजीर आजम मिलने को तैयार नहीं है। या असेंबली के फ्लोर पे 2-3 मरतबा पूछा, वजीर आजम साहब आपसे मिलना चाह रहा हूं, आप तो मेरे हल्के के लोग आपको याद कर रहे हैं, मुझे चीख पुकार कर रहे हैं, मैं तो सारा दिन हल्के में बैठा रहता हूं, उधर असेंबली के इजलास नहीं होता है, लेकिन टाइम नहीं दिया गया। मैं बीमार हूं, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब बेनज़ीर कम सपोर्ट की बात मैं दोबारा करना चाह रहा हूं। जनाब स्पीकर, मेरे हल्के में सिर्फ जो मैंने एक व्हाट्सअप मेरे अपने ग्रुप में किया है, जो खास अहदेदारों के 417 सिर्फ माजूरों की लिस्ट आई है। 90% से ज्यादा गरीब है। कराची की गरीब तरीन आबादी है, जहां बलूचिस्तान से एंटर होता है तो लेफ्ट हैंड का एरिया बल्दिया टाउन एहतियातन कहते हैं, पूरा एक पहाड़ के ऊपर एरिया बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं है वहां पे। वोट मांगने के लिए हम जाते हैं तो जनाब वोट दे दो, फलां पार्टी फलां पार्टी। और फिर जब गैस कनेक्शन के लिए बात करते हैं तो वजीर पेट्रोलियम कहता है कि इनके पास तो लीज नहीं है, इनके पास तो सनदें नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि जब वोट हम मांग रहे थे तो हम लोगों से लीज और सनद नहीं पूछ रहे थे। वोटर लिस्ट में नाम आए तो दरवाजे पे खड़े होते थे, वोटर लिस्ट में नाम आए तो वहां चक्रे लगाते थे। आज जब वो हमें पुकार है कि आपकी हुकूमत है, वजीर पेट्रोलियम है, हमें गैस के कनेक्शन दे, तो कह रहे पाबंदी है। किस बात की पाबंदी है? अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी मेरे हल्के में एक लाइन 8 किलोमीटर की लाइन जो है ना वो डाली गई है, मेरे नए रोड को काट करके लगाए दी गया एनओसी। किस बात का एनओसी दिया? एक प्राइवेट बिल्डर को। पता चला किसी ब्यूरोक्रेट का भाई है। वो मैं सद के जाऊं, ये ब्यूरोक्रेट को ये हर जगह मेरे माथे पे क्यों टकराते हैं, ये हर जगह मेरे माथे के सामने क्यों आते हैं? क्योंकि ये मजदूर खुश पॉलिसी के यही पैरोकार है, यही काम करते हैं। बात कहने की बात हो रही है। फिर अगर मैं बात करूं बैतुल माल की 417 लोगों में सिर्फ 5-6 लोगों को पैसे मिले। जब मैंने MD बैतुल माल से पूछा तो कह रहे हमारा जो बजट था 6 अरब उसे गट के उन्होंने 505 अरब कर दिया। अब उन्होंने गालबन 7.1 अरब कर दिया है। नाम तो आप दे रहे हो बैतुल माल का, वहां तो जाके कंगाल बैठे हुए हैं, वहां तो तनख्वाहें नहीं मिल रही, वहां तो ये सिलसिले नहीं मिल रही है। और फिर मैं बात करूंगा, जब पाकिस्तान बना सबसे पहले ऐलान हो गया ये रेडियो पाकिस्तान है। गो के पेशावर में कुछ कुलभूषण यादव की यारों ने उसको जलाया, मगर आपने क्या किया? 4000 मुलाजिमीन है, 33 करोड़ उनकी पेंशन एक महीने की, जिसमें 1000 से ज्यादा बेवाएं जो बुजुर्ग हैं, मेरी आपकी वालिदैन की उम्र के हैं, वो आए दिन मेरी खसूसी कमेटी के सामने आके बैठते फरियाद करते हैं कि हमें कोई नहीं सुन रहे। तो मैंने पिछले दिनों में यह कहा कि ग्रेड 17 से लेके 22 तक सबकी तनख्वाह रोक लो। मैंने कमेटी में हिदायत की तनख्वाह रोक लो, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक, और जो बेवा है वो पेंशनर है उनको पहले पैसे दे दे। आपने बजट में क्या रखा है? आपने इतनी शाही महल जो PTV और रेडियो ये बनाया है, आपने खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी बनाई वहां पे, आपने 1000
20 लोगों को पिछली कठपुतली हुकूमत ने निकाला। क्यों निकाला? हमारे पास काम नहीं है। आप काम करोगे तो काम मिलेगा, आप अगर एयर कंडीशन में बैठे रहोगे तो काम कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए आपने क्या मरात रखा है? पीटीवी के लिए रेडियो पर एक छोटे छोटे चैनल जो है ना, वो पता नहीं कहां से चल गए। हम अभी तक वही सुई धागा, ट्रैक्टर आ रहा है, बकरी कैसी जा रही, अब तक वही दिखा रहा है। 2023 में खड़े हम लोग वही पीटीवी में, हम बकरी जा रही है, बकरी आ रही, भैंस आ रही है, भैंस जा रहे, हल कैसे चला जाता है वो सिखाया जा रहा है। दुनिया आगे देख लो कहां पे 4G से आगे बढ़ गई वो है। लेकिन उसके लिए आप स्किल क्या कर रहे हो, उसके लिए आप फंड क्या दे रहे हो? कुछ नहीं है। यूटिलिटी स्टोर जनाब स्पीकर, एक जराई थी कि गरीब लोगों को जो बड़े बड़े स्टोरों पे नहीं खरीद सका, वहाँ यूटिलिटी स्टोर से वो राशन खरीद ले। दूर न जाए जनाब स्पीकर, यही सामने पार्लियामेंट लॉजेस में देख ले, यूटिलिटी स्टोर है, गाड़ियां भर भर के वहां से बाहर जा रही है यूटिलिटी स्टोर से। और मेरे हल्के बल्दिया टाउन में मैं चीख चख के बोलूं यूटिलिटी स्टोर खोल दो, ये गरीब लोग हैं, नहीं खोला जा रहा है। और फिर अगर कहीं खोला भी है तो थर्ड क्लास वहां पे मटेरियल, थर्ड क्लास वहां पे राशन, और लूट मार का अगर देखे तो मेरी खसूसी कमेटी में एक 25 रुपए पे एक शख्स को टर्मिनेट किया। एक शख्स को 1,25,000 पे उसको पर जेल भेजा है, उसके ऊपर FIR काटा है। और कारगर्दी ये है। और अगर देखा जाए तो यूटिलिटी स्टोर के मैनेजरान करोड़पति और अरबपति बन गए। और फिर जब नाजायज निकाले गए, उनकी बात करे कि ये कच्चे मुलाजमीन है, डेली वेजर्स है, कॉन्ट्रैक्ट वाला, इसको कंफर्म करो। नहीं, हमारे पास बजट नहीं है। बजट है तो महाराजाओं के लिए, बजट है तो ये आयाश ब्यूरोक्रेसी के लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छे लोग मौजूद है, मगर ऐसे ऐसे अजदाब बैठे हुए जो डकार तक नहीं लेते हैं। आप इनकी गोदाम चेक करें, आप इनकी बेसमेंट चेक करें, आपको 5-5 हजार के कंटेनर मिलेंगे। और ये ज्यादा दूर नहीं है, बलूचिस्तान का वजीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना पकड़ा गया, 88 करोड़ उसके घर से निकले बेसमेंट से। और फिर कराची में जो एक ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया, उसके घर से, महल नमा घर से कितने अरब रुपए निकले। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात नहीं करूं, आपकी बात नहीं करूं। आपकी तनख्वाह 1,88,000, हम सबकी तनख्वाह 1,71,700। मैं वो बात कर नहीं रहा हूं कि बलूचिस्तान की MPA की तनख्वाह 5 लाख है, सेनेटर्स की तनख्वाह 4 लाख है, पंजाब असेंबली की 4.5-5 लाख है। हम अपनी बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे गरीबों की बात कर ले। मैं तो इधर आके एक चीज कह, मैं तो इससे ज्यादा 100 गुना ज्यादा तो एज ए वकील में कमाता हूं वहां पे। तो सवाल ये है, मैं बात करूं गरीबों के, किस गरीबों के साथ ये क्यों आप करें। फिर बात करूं कैपिटल इस्लामाबाद की, एटमी पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद की, जो दुनिया का दूसरा कैपिटल है, जो बाकायदा कैपिटल के नाम पे डिजाइन किया गया है। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि यहाँ पे हमारी जो बहनें बेटियां 17 ग्रेड में काम कर रही है, 20,000 उजरत। जब पिछले बजट में 25,000 तनख्वाह था तब भी 20,000, आज 32,000 हो गया, तब भी 20,000 ही होगा। और तलवार लटक रही है 20 ग्रेड के, 17 ग्रेड के 20,000 पे तनख्वाह हमारी बहनें 1792 खवातीन। और ये इस्लामाबाद के पोश एरिया के तो नहीं होंगे, तो आसपास देहात के लोग होंगे जो आते, मगर उसके सर पे भी तलवार लटका गया। नई नई वैकेंसी निकाली जा रही है, मगर उनको कंफर्म नहीं किया जा रहा है। वजह क्या है? फिर अगर मैं नादरा की बात करूं, यकीनन एक बेहतरीन अदारा है, 11,000 मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। क्यों 11,000 मुलाजमीन के सर पे तलवार लटक रहा है? क्यों उसको कंफर्म क्यों नहीं किया जा रहा है? आपने बड़ी आसानी से एक जो चेयरमैन काम कर रहा था नादरा का, आपने बड़े आसानी से उनके खिलाफ इंक्वायरी खड़ी करके आपने उसको रास्ते से हटा दिया है। मगर मैं ये कहता हूं, फिर भी कहता हूं, सबसे बेहतरीन अदारा अगर चल रहा है पाकिस्तान में तो नादरा चल रहा है। मगर नादरा की मुलाजमीन के साथ भी ज्यादती हो रही है कि 11,000 मुलाजमीन है और उनके वो कंफर्म नहीं है। आज निकालेंगे तो कल निकालेंगे। जनाब स्पीकर, एज ए वकील, मैं डेली वेजेस का, मैं कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाता हूं तो यह फाइल फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, डेली वेजेस है, 89 डेज पूरे हो गए, हम क्या करें। लेकिन यह भी कहना चाह रहा हूं, जो फाइल फेंकने वाले हैं, चीफ जस्टिस की तनख्वाह 17 लाख रुपए है, बाकी जजेस की तनख्वाह 14 लाख रुपए है, और हमारी बहनों और बेटियों की तनख्वाह 17 ग्रेड में 20,000 रुपए।
ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं है, तो और क्या है? KTDMC कराची का एक अदारा है वफाकी हुकूमत का, 32 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे आरजी मुलाजमीन 32 साल से। सुई गैस के लोग 20-22 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। स्टील मिल के लोग 1900 लोग प्रेशराइज करके, ब्लैकमेल करके कराची को लाहौर को पिशावर को कोयटा को ट्रांसफर करके, ब्लैक मार्क करके, हरासा करके उनको गोल्डन चेक पे मजबूर कर दिया 1900 लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खसूसी कमेटी ने सबको बहाल कर दिया, सबको रिइंस्टेट कर दिया, सबको कर दिया कि आप आइए। और फिर आपने एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर लिए, ये बड़ा नया धंधा खोल दिया आपने आउटसोर्स का। पक्के मुलाजमीन सिविलाइजेशन के आपने आउटसोर्स यानी ठेकेदारी निजाम के हवाले कर दिए। 2023 में भी अभी तक आप ठेकेदारी निजाम पे तुले हुए क्यों? आपने देखा यहां पे 21 दिन से एयरपोर्ट पे हमारी बेटियां, माए और हमारे नौजवान बुजुर्ग जो ना वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। एक यूसुफ मसीह नामी एक नौजवान मुल्तान का सिविलाइजेशन का आउटसोर्स की तनख्वाह नहीं मिली, 14वीं से मंजिल से चलाक लगा के अपनी जान दे दी, मगर शर्म किसी को नहीं आया। सोलर एनर्जी, बिजली कम है, सोलर एनर्जी लाएंगे। वो कहां है वो सोलर एनर्जी? वो कहां है जो बिजली की खपत हमने पूरा करना था? हमने तो लोगों को खुशखबरी सुना दी है, 1200 सोलर देंगे, लोगों से हमने शनाख्ती कार्ड ले लिया है। पता चला एलसी नहीं बन रही है, पता चला टैक्स है, पता चला कि भाई अब ये नहीं होगा। आप दिसंबर में जब आप लोड शेडिंग की, अभी तो जून जुलाई चल रहा है, अभी तो लोग वहां पे लोड शेडिंग के ऊपर सारी रात जो है ना गलियों में बैठे रहते हैं। वो दिन में क्या काम करेंगे वो गरीब मजदूर? आपके सोलर सिस्टम किधर गया? आपके सोलर आप ऐलान कर लेते हो और फिर टैक्स के नाम पे फिर कहते हैं हमने चाइना से मंगाना है, फिर आप टाई फिश हो जाते हो। इसका क्या होगा सारा? उसके अलावा जनाब स्पीकर, प्राइवेट अदारों का क्या बनेगा? आपने सरकारी अदारों का तो आदाद शुमार के लिए 32,000 तनख्वाह तो कर दिया है, मगर प्राइवेट जो अदारे हैं, जो कारपोरेशन है, जो ये आउटसोर्स के नाम पे ये वबा है, मुसीबत है, उनकी तनख्वाह कौन बढ़ाएगी? उसके लिए है कोई क्राइटेरिया? उसके लिए है असेंबली में कोई आवाज, कोई बिल उठाने वाला? कोई नहीं है। बात यह है कि आपने अगर पाकिस्तान के लोगों को, मुझे के इलेक्ट्रिक के अफसरान ने कहा कि हमारा क्या ताल्लुक हुकूमत पाकिस्तान से, हम तो प्राइवेट है। वो मैंने कहा मियां 26% हुकूमत पाकिस्तान के है। आपने कापर बेच के आपने दूसरे जो ना वायरिंग लगा लिए। अगर यहां इस असेंबली से ज्वाइंट सेशन से मेरे बिल पास था पूरे पाकिस्तान के लिए, पावर एनर्जी के लिए, कि अगर एक गांव में अगर एक शख्स या 10 आदमी बिजली का बिल नहीं अदा कर रहे हैं तो आप पूरे गांव का, पूरे इलाके का बिजली नहीं काट सकते हो। तो ये पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब मौजूद थे पिछले दिनों में, मैंने उसको बोला कि आपके पावर या के इलेक्ट्रिक वाले के हमें तो बिल पहुंचा ही नहीं है जनाब स्पीकर। तो ये कैसा बिल है जो ज्वाइंट सेशन से पास हो गया मेरे बिल और अदारों तक पहुंचा ही नहीं है? बिजली आज भी पूरा गांव का, पूरा इलाकों का काटा जा रहा है। ये क्या जुल्म है? और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं जनाब स्पीकर, मेरे चेयरमैन ने सिंध के सैलाब ज़दगां के लिए यकीनन 90% जो है ना वो सिंध डूब गया पानी में, फसलें तबाह हो गई है, हारी मजदूर बेरोज़गार हो गए। और इसी तरह बलूचिस्तान के 21 डैम थे कि 21 डैम जो है ना वो पानी में बहा गए। इसी तरह पुख्तनख्वा के कुछ हिस्से, स्वात के, डी खान के, चारसदा के और जनूबी पंजाब के कुछ हिस्से जो है ना वो पानी में डूब गए। और उसके लिए अगर मेरे चेयरमैन ने आवाज़ उठाया और अगर मेरे चेयरमैन ने ये कहा कि सिंध को अपना हिस्सा दे, तो गुल्लू भट्टू का एक तूफानी बदतमीजी शुरू हो गया। सुन ले, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बिलावल हमारी रेड लाइन है। किसी ने भी कोई बात की, हमारा सब्र का पैमाना लबरेज होते जा रहा है। किसी गुल्लू भट्ट ने आइंदा इसके खिलाफ कोई बात की है तो फिर मत बोलना मुझे कोई नो रख सकता है। क्या मजाक बना दिया अगर इसने बात की है? आपने अपनी गुल्लू भट्टों को, आपने अपनी बदतमीजी टोलों को पीछे छोड़ दिया। क्या समझ रहे? बिलावल एक टंगा पार्टी का चेयरमैन है, बिलावल बीपी शहीद का बेटा है, बिलावल जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है, बिलावल आसिफ अली जरदारी का बेटा है।
बिलावल मुर्तजा भुट्टो का बांझा है। आप क्या समझ रहे हो? क्या आप गुल्लू भट्टों को इस तरह गाली गलौज पे सोशल मीडिया पे आप लगाएंगे तो हम खामोश रहेंगे? हम ज्यादा खामोश नहीं रहेंगे। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि बलूचिस्तान वाले भी रो रहे हैं। मेरा भाई इलाका जो बलूचिस्तान है, सिंध से मुझे पार्टी ने मुंतखब कराया। सिंध का मेरे ऊपर हक है, बल्दिया का मेरे ऊपर हक है। वहाँ पानी का K4 मनसूबा आपके सामने है। K5 मनसूबा जो ना 1 रुपये नहीं रखा गया। तो आप इफ्तिताह किस चीज़ की कर रहे हो? आम लोगों को तो झूठ बोल बोल के हम थक गए कि बस अब ये बजट में पास होते ही पानी पानी। आपने तो हमारे उस पानी के ऊपर पानी फेर दिए। आपने तो सारे हमारे ख्वाब के ऊपर जो ना पानी फेर दिए। आपने 128 अरब रुपए की K4 का मंसूबे का ऐलान किए, दिया 17 भी, आप 2 अरब काट के 15 दिए। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एरिया, जो दूसरा लड़का नाम कहते हैं लियारी, वहां के लिए तो 1 रुपए नहीं रखा गया। क्या हम कहेंगे लोगों के सामने? ये जुल्म, ये चीज क्यों है, ये मुझे बताया जाए। और फिर जब मैंने वजीर आला सिंध से पूछा कि आपने NSC के हवाले से, आपने NSC में क्या कहा, आपने सिंध के लिए क्या किया है, आपने सिंध के लिए कौन सा मुकदमा लड़ा है? बजट में तो कख भी नहीं है सिंध के लिए। तो कहना लगा मैं तो लड़ा हूं वहां पे, मैंने तो एहतजाज किए। मैंने कहा ये सारे आपके आदाद शुमार गलत है। तो फिर मैं पूछना चाह रहा हूं, जो बिलावल साहब के ऊपर तंकीद कर रहे, तो आप मुझे बता दो कि फिर एक काम करे, फिर सामने ला दे उसको मीडिया के सामने, फिर सामने ला दी डिबेट के लिए कि जब मुराद अली शाह साहब ने एहतजाज किया कि सिंध के ऊपर आपने पैसे नहीं रखे, आपने सैलाब से डूबा हुआ सिंध बलूचिस्तान के लिए आपने कुछ नहीं रखा गया, तो आप ये जवाब दे रहे हो कि उन्होंने तो हाँ कर दी है। आपने कुछ तस्वीरें चला के मोटी मोटी किताबें बजट के सामने रख के क्या गोया आपने बजट पास करा दी है? क्या गोया हमने उसके ऊपर एग्री कर दिए, हमने बात मान ली है? ये बात नहीं है। हम बजाय अपने अवाम के सामने जाके, बजाय हम अवाम की बातें सुने, यहां बातें करेंगे, यहां सुनाएंगे बातें, यहां एहतजाज करेंगे। और गाली गलौज करने वालों को मैं फिर से कहता हूं, ज्यादा देर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे क्या कहा गया, यहां पे कहा गया कि यहाँ पे, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, यहाँ पे कहा गया कि मेयर कराची जाली वोटों से आया। और भाई खुदा को मानो, ये डिक्टेटर के वक्त का मेयर नहीं है, ये जमहूरी हुकूमत के वक्त मेयर है। मुर्तजा अवाब जिसका नाम है, मुराद की जिसका नाम है, सलमान मुराद जिसका नाम है, ये जमहूरी तरीके से, जमहूरी वोटों से, और जमहूरी हुकूमत जिसमें आप भी सो उसके तहत है। ये कोई डिक्टेटर ज़िया-उल-हक के दौर में नहीं है जलसाजी से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप कराची वालों के ऊपर रहम कर ले। खाले जमा करने वाले, खाले ऊपर गोलियां बरसाने वाले, ये सारी चीजें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पीपल्स पार्टी है, ये जमहूरी पार्टी है। किसी ने पंजा आजमाना है तो आ जाओ, ये मैदान भी आपके सामने, ये घोड़ा भी आपके सामने। आपका तो सिंध असम्बली में 1 सीट था, आपने 84 सीटें कैसे जीत ली है? आपका तो हैदराबाद में 1 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जीता। फिर कहता है मुझे लोगों ने वोट दिए, मुझे लोगों ने 9 लाख वोट दिए। ओ भाई 9 लाख नहीं गिने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सबसे हाईएस्ट वोट जिसने लिया है उसी को गिना जाता है। 9 लाख वोट गिन के गोया आपने सिंध पता कर दिया है। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, सिंध धरती जिसने मुझे इज्जत दी है, जिसने हमारे सारे मेंबरान को इज्जत दी है, इनके ऊपर एक आंच नहीं आने देंगे। हम ये कहना चाहेंगे, जो सिंध के ऊपर मिली आंखों से देखेंगे, उनकी आंखें निकाल दिया जाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूं उनको, आपने जमहूरियत करनी है, आपने अवाम के बाजू के ऊपर आपने एतबार करने, आ जाओ। 33 साल बाद सीट मैंने छीना है, 33 साल बाद। पीपल्स पार्टी ने जालों के मदद से 33 साल बाद NA 249 सीट जी रहा है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मेयर पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मेयर हैदराबाद किया है। आप जरा दादुशुमार तो देख ले। आप अपने MPA 1 और यूसी नाजमीन 84 कहां से डाखाना मिलाया आपने?
हैदराबाद में वही 1 घंटे के बाद हैदराबाद, वहां से तो आपका एक यूसी नाजिम जीता है, फिर कहता है सिंध के लोगों ने मुझे वोट किया है। सिंध के लोगों ने भैया आपको रिजेक्ट किया है। अभी आप इमरान खान की तरह ठंडा पानी पी के बैठ जाए, अगले 4 साल बाद आपको, अगर हमने काम नहीं किए, हमने काम नहीं किए, हमने वहाँ पे तरक्याती काम नहीं किए, हम आवाम की दिलों में अगर नहीं बसे, तो ज़रूर एक मरतबा फिर आपको डिक्टेटर की दौर में सही तो किसी और दौर में आप भी अपना पंजा आजमा लिए। लेकिन खुदा रहा ये लिसानियत ना फैलाए। सिंध सबका मोहब्बतों का एक शहर है। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, मुझे सिंध इज़्ज़त दी है। आगा रफ़ीउल्लाह का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, सिंध इज़्ज़त दी है। सिंध ने हमें रोज़गार दी है, सिंध ने हमें इज़्ज़त दी है, सिंध ने हमें इज़्ज़त दी है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, इसी सिंध को अगर हम गालियाँ देंगे और इसी सिंध के अंदर बैठ के हम सिंध को गालियाँ देंगे, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये हम इंसाफ नहीं कर रहा है। और जाते जाते एक और आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आज मुझे पता चला है कि ऑनरेबल मेंबर हमारे अली वज़ीर साहब को एक मरतबा फिर गिरफ़्तार किया गया है। मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आखिर इस आदमी के साथ आप करना क्या चाह रहे हो? आखिर इस आदमी का जो कसूर है वो आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं तो कहता हूँ एक ही मरतबा उसको ख़त्म कर दो, जान छूट जाए उसके गरीब की। किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो? क्या इमरान खान ने कम बातें की है? क्या अल्ताफ़ हुसैन ने कम बातें की है? अली वज़ीर ने तो पश्तो में बात की, वो समझ में कैसे आ गई आपको? और फिर ये कैसी समझ है कि 2-2.5 साल तक भी आपको समझने में गिरफ्तार होता है, फिर रिहा होता है, गिरफ्तार होता है, फिर रिहा होता है। तो मैं आपके तौर से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप प्रोडक्शन आर्डर अली वज़ीर के लिए जारी कर दें, ताकि इस सेशन में वो भी अपना हिस्सा हक अदा कर सके। बहुत शुक्रिया।